अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। हत्याकांड की जांच में जुटी जुडिशियल टीम ने अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लगे 21 पुलिसकर्मियों को लिखित बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिसकर्मियों को हत्याकांड के समय उनकी मौजूदगी से लेकर जवाब देना होगा। अगले महीने पीएम मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। जानकारी के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए जून के महीने में पीएम करीब 20 रैलियां निकालेंगे। वहीं मिशन 2024 में जुटे बीजेपी के तमाम नेता भी शहर शहर रैली निकालेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का एक नया वीडियो सामने आया है। गर्भगृह के चारों तरफ संगमरमर लगाए जा रहे हैं। हर दीवार और हर स्तंभ पर बेहतरीन नक्काशी की जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कर्नाटक से जुड़ी हुई कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार ने आला कमान के बुलावे के बावजूद दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। कुछ देर पहले तक शाम की फ्लाइट से उनके दिल्ली पहुंचने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सुबह दिल्ली आने से इनकार करने वाले डीके शिव कुमार ने शाम को आखिरी लम्हे में एक बार फिर से दिल्ली आने से मना कर दिया। कुछ देर पहले उन्होंने यह दोहराया कि सभी जीते हुए 135 विधायक उनके अपने ही हैं और कांग्रेस के ही विधायक हैं जो किसी खेमे से जुड़े हुए नहीं हैं। इस बीच बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षकों ने खरगे से मुलाकात की है, लेकिन डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं आ रहे। I don't have any personal number. Whatever my number is, the Congress number. I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the mid-time also. I assured Rahul Gandhi. I assured Mr. Mallikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. और मुख्यमंत्री पद के लिए जारी असमंजस के बीच कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार के जन्मदिन का मौका आ गया। दिल्ली से बुलावे के बावजूद डीके शिव कुमार ने अपना जन्मदिन आला कमान के बजाय जनता के आशीर्वाद से बेंगलुरु में ही मनाने का फैसला किया। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पार्टी की बड़ी जीत के बाद अपने नेता का जन्मदिन मनाने के लिए बेंगलुरु में उत्साहित दिखे। सुबह से ही डीके शिव कुमार के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई, जो अपने नेता का टोपी पहनाकर फूलमाला और गुलदस्तों सहित परंपरागत तरीके से स्वागत करने को आतुर दिखे। जिस दल में क्षेत्रीय नेता दिल्ली दरबार की परिक्रमा करने के लिए आतुर रहते हों, उस दल के किसी नेता के बुलावे के बावजूद दिल्ली की बजाय बेंगलुरु में जन्मदिन मनाने के फैसले के कई मायने निकाले जाने लगे। अगर डीके शिव कुमार के जन्मदिन पर उनके कुछ फैसलों को सियासत से जोड़कर देखा गया तो इसमें हैरान करने वाला कुछ भी नहीं। कायदे से इस जन्मदिन की टाइमिंग ऐसी रही जब इसे खास तरह से मनाने का वक्त था। और डीके शिव कुमार के समर्थक ये मानकर चल रहे थे कि उनके नेता को जन्मदिन के मौके पर खास तोहफा यानी मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। समर्थकों ने अपनी भावना का इजहार करने के लिए शिव कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए और नारेबाजी भी की। लेकिन एक दिन पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होती उससे पहले ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सिद्धारमैया को आगे बताया जाने लगा। हालांकि इसी बैठक में वक्त से पहले ही शिव कुमार का बर्थडे मना, केक कटा और यहां मौजूद तमाम दिग्गज बेहद राजी खुशी दिखे। इस बैठक के बाद जब शिव कुमार से मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने एक लाइन में टकासा जवाब दिया। One line resolution माडी हाईकमांड के अंत बिಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचक कहे जा रहे डीके शिव कुमार की तरफ से यह पार्टी के दिग्गजों को संकेत और संदेश भी था। डीके शिव कुमार दिल्ली जाने के बजाय बेंगलुरु में रुककर जो संदेश भेजना चाहते थे उसे भेजने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बावजूद उनके बयान को लेकर शक की किसी तरह की गुंजाइश न रह जाए, उन्होंने इसका भी एहतियात बरता। Whatever job I had to do, I have done. इसी बयान में उन्होंने धीरे से गेंद पार्टी आला कमान के पाले में डाल दी। We will leave to the high command. My party high command will take its call. हालांकि इसके बाद उन्होंने दिल्ली नहीं जाने की जो वजह बताई वो राजनीति के जानकारों को हजम नहीं हो रही। Today is my birthday, so some pujas have go to my temple, which I believe.
कार्यकर्ताओं के बीच जन्मदिन मनाने के लिए सुबह डीके शिव कुमार का दिल्ली जाने से इनकार करना सुनने में अच्छा लगे, लेकिन राजनीति में ऐसे बयानों के सही मायने पहेली नहीं रहे। इस मामले में भी डीके शिव कुमार के बयान के अलग मायने निकाले जाने लगे तो इसकी वजह भी दिखी। वजह यह कि नतीजों में पूर्ण बहुमत आने के बाद इसका श्रेय दूसरे नेताओं के साथ साथ सबसे ज्यादा डीके शिव कुमार के हिस्से में गया। लेकिन जब सीएलपी की बैठक हुई तो नेता चुनने का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया। सिद्धरामैया जी ने जो सीएलपी लीडर है वो एक सिंगल रेजोल्यूशन पास किया है, सारे निर्णय जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, यानी कुर्सी के लिए खेल शुरू हो गया। इस बीच दिल्ली से पहुंचे 3 पर्यवेक्षकों की टीम ने रात भर एक एक विधायक से बात कर उनकी पसंद जानी। सबसे राय लिया है, सबसे राय दोनों तरीके से मौखिक भी लिया है, लिखित रूप में भी लिया है। लेकिन कांग्रेस में जो चलन है होना तो वही चाहिए। सो आला कमान मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे तो है नहीं, इसलिए कर्नाटक की गेंद वहीं पहुंची जहां कांग्रेस की पहुंचती रही है। और ये बताने में अब जुबान लड़खड़ाए तो हैरानी नहीं होती। फाइनली ये जो डिसीजन है वो दिल्ली चले गया है। दिल्ली अध्यक्ष जी सबसे बात करके, सोनिया जी राहुल जी से बात करके अपना अंतिम निर्णय लेंगे। तो इस तरह के बयानों से यह साफ होते हुए देर नहीं लगी कि डीके शिव कुमार ने दिल्ली से दूरी क्यों बनाई। हालांकि बुलावा मिलने के बाद सिद्धारमैया ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने में देरी नहीं की और वो बेंगलुरु से दोपहर की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली के लिए निकल पड़े। उनके पीछे और उनके साथ साथ सूत्रों के हवाले से कई खबरें तैरती रहीं। बताया गया कि पर्यवेक्षकों ने रात को सीक्रेट वोटिंग करवाई, जिसमें नवनिर्वाचित सभी विधायकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पद की पसंद जानने के लिए कराई गई वोटिंग में सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को पछाड़ दिया। इस रिपोर्ट को तैयार कर मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया गया। The observers have met every single legislator separately, have recorded their views. इस बीच डीके शिव कुमार की नाराजगी की खबरें आम होने लगी तो कांग्रेस के सूत्र नए फॉर्मूले के साथ हाजिर हो गए। दावा किया गया कि पहले 2 साल सिद्धारमैया तो बाकी के 3 साल डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि ये खबर भी आते देर नहीं लगी कि डीके शिव कुमार ने पर्यवेक्षकों के जरिए मिले आला कमान के इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। ये और बात रही कि पार्टी नाराजगी की खबरों से पल्ला झाड़ती रही। तो राजनीति में इच्छा रखना कोई बुराई नहीं, कांग्रेस में तो झगड़ा हुआ नहीं। तो एक तरफ कांग्रेस में मुख्यमंत्री चुनने के लिए माथापच्ची होती रही तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी तेज होने लगी। कर्नाटक सरकार में मुस्लिम मुख्यमंत्री पद के लिए पहली आवाज सुन्नी उलेमा बोर्ड से आई। सुन्नी उलेमा बोर्ड की बैठक में इस बात की दुहाई दी गई कि मुस्लिम समुदाय के 88% वोट एकजुट होकर कांग्रेस को पड़े। तो अब कांग्रेस भी एक उप मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री पद मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे को दे। इसलिए 5 मिनिस्टर अच्छा पोर्टफोलियो के साथ उसके साथ साथ एक डीसीएम वो देना जरूरी है। मुस्लिम समुदाय के 9 विधायकों में 6 को मंत्री बनाने की मांग हुई तो बेलगावी के विधायक ने झट से समर्थन कर दिया। पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मौका मिला तो जेडीएस ने भी इस मुद्दे को तूल दिया। जो समुदाय ने जितना हिस्सेदारी निभाया उतना इंसाफ देने की पूरी कोशिश कीजिए। हालांकि बीजेपी ऐसी मांगों को तुष्टीकरण की राजनीति और नाजायज बताती दिखी। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो मजबूत क्षेत्रीय दलों को समर्थन दे। ममता ने कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत है उसे समर्थन देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बदले में कांग्रेस को भी बंगाल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मदद करनी चाहिए। So the strong party must be given priority, and wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. और अगर आपका मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुम हुए फोन को तलाशने के लिए केंद्र सरकार एक नया सिस्टम लॉन्च करने वाली है। केंद्र सरकार के इस सिस्टम का नाम है CEIR, यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जो 17 मई को लॉन्च होगा।
CIR की मदद से आप अपने गुम या चोरी हुए फोन का पता लगा सकेंगे या उसे ब्लॉक भी कर सकेंगे। यह ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल के IMEI नंबर की मदद से काम करता है। अगर आपका फोन खो गया है, मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है तो सबसे पहले आपको पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। इसके बाद CIR की वेबसाइट पर जाकर IMEI नंबर की मदद से मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के 24 घंटे के भीतर आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर किसी ने IMEI नंबर बदलवाने की कोशिश की तो CIR के सिस्टम पर अलर्ट के साथ मोबाइल की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से यूजर्स या फिर पुलिस उस मोबाइल तक पहुंच जाएगी। CIR की मदद से अगर आपका फोन आपको वापस मिल जाता है तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर IMEI नंबर को अनब्लॉक करना होगा और उसके बाद आप उस मोबाइल का पहले की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे। लॉन्च से पहले मुंबई और ठाणे समेत कई इलाकों में इस सिस्टम का ट्रायल किया गया है और इस ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से ठाणे पुलिस ने इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच 1.25 करोड़ रुपए कीमत के 711 मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए हैं। दिल्ली में एक युवक की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 3 नाबालिगों समेत 6 लोगों को पकड़ा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में 31 लोगों को हिरासत में लिया है और 112 लोगों पर FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। इसी बीच वहां पथराव शुरू हो गया। गाजियाबाद से ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण रैकेट चलाने का मामला सामने आया है। एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने ब्यूटी पार्लर से पादरी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में दबंगों ने एक दरोगा की जमकर पिटाई की। आरोप है कि बदमाशों ने इस दरोगा की सरकारी पिस्टल भी लूटने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोप। जैसे जैसे दुनिया कोरोना के कहर से उभरने लगी, पर्यटन उद्योग ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इसका असर भारत पर भी पड़ा और देश में मेडिकल, वेलनेस, आध्यात्मिक और एडवेंचर टूरिज्म सेगमेंट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक देश की टूरिज्म इंडस्ट्री में इस साल 8.8 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी और GDP में इस इंडस्ट्री का 11.48 लाख करोड़ रुपए यानी 5% का योगदान होगा। बताया गया कि कुल नौकरियों में इस सेक्टर की 13% हिस्सेदारी है। यही नहीं, अगले दशक में भारत में मेडिकल, वेलनेस, आध्यात्मिक, बिजनेस ट्रैवल के साथ एडवेंचर टूरिज्म सेगमेंट में भी बढ़ोतरी होगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विदेशी सैलानी घरेलू पर्यटकों से 26 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक स्तर पर ट्रैवल इंडस्ट्री के 2023 में कोविड के असर से पूरी तरह रिकवर होने की उम्मीद है। इस साल ये प्री कोविड लेवल के 85% से 95% तक पहुंच जाएगी, जिसका बड़ा फायदा भारत को ही मिलेगा। म्यांमार में चक्रवाती तूफान मोचा की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। चक्रवाती तूफान मोचा ने म्यांमार में जमकर कहर बरपाया। तेज हवाओं और उड़ते मलबे की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 700 लोग घायल हो गए। तुर्की में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले। मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगन को 49.94% वोट मिले। बहुमत नहीं मिलने की वजह से अब 28 मई को दोबारा वोटिंग होगी। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोपीय देशों का दौरा कर रहे हैं। बीते दिन जेलेंस्की फ्रांस पहुंचे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नया मामला न्यू हैम्पशायर शहर का है, जहां अज्ञात हमलावर ने एक ग्रेजुएशन पार्टी में फायरिंग की। गोलीबारी की इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। आर्यन खान ड्रग्स मामले से चर्चा में आए एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की इस हफ्ते जांच एजेंसी सीबीआई के सामने पेशी हो सकती है। सीबीआई समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में सीबीआई ने वानखेड़े को समन देकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। यह मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी से जुड़ा है। एनसीबी की एसआईटी ने अपनी जांच में समीर वानखेड़े की जांच में कई खामियां पाई थीं और उन पर रिश्वत के आरोप भी दर्ज किए थे। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू की। सीबीआई की एफआईआर में समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में लिखा है कि समीर महंगी घड़ियां खरीदने और बेचने में शामिल रहे, जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट को नहीं दी गई। साथ ही वानखेड़े पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का भी आरोप है।
आर्यन खान मामले में एनसीबी की रेड के दौरान कई लोग पकड़े गए थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एफआईआर में सीबीआई ने इस पूरे मामले में केपी गोसावी की भूमिका का भी जिक्र किया, जिससे समीर वानखेड़े ने अपने दबदबे का इस्तेमाल कर एनसीबी दफ्तर में न सिर्फ एंट्री दी थी बल्कि उसे मीडिया के सामने एनसीबी के ओहदेदार के तौर पर पेश किया। आरोप है कि ड्रग्स केस में शाहरुख खान से फिरौती वसूलने की साजिश में केपी गोसावी ही बीच की कड़ी बना हुआ था। सीबीआई ने बताया कि क्रूज से आरोपी आर्यन को केपी गोसावी की निजी कार में एनसीबी दफ्तर लाया गया था। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक वानखेड़े ने केपी गोसावी को न सिर्फ एनसीबी दफ्तर में आने की इजाजत दी बल्कि उसे ड्रग्स केस के आरोपियों के बीच रहने की भी इजाजत दी थी। इसीलिए गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान की जो पहली तस्वीरें मीडिया के सामने आईं, उनमें केपी गोसावी आर्यन के साथ ही दिखाई दिया था, जबकि कानूनन स्वतंत्र गवाह का एनसीबी दफ्तर में आना और आरोपियों के बीच पहुंचना नियमों के खिलाफ है। उस रिपोर्ट में कहा गया है, दावा किया गया है कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े की मदद से जो केपी गोसावी है, वो जो कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस था इस पूरे मैटर में, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और वो इतना ताकतवर हो गया कि आर्यन खान को इस मैटर से निकलवाने के लिए बकायदा 25 करोड़ की डील करने की कोशिश की गई थी, जिसे बाद में 18 करोड़ रुपए में तय किया गया। सीबीआई ने कहा कि सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था ताकि ये दिखाया जा सके कि आरोपी आर्यन खान केपी गोसावी की कस्टडी में है। सीबीआई के मुताबिक समीर वानखेड़े ने अपनी विदेश यात्रा और उस दौरान किए गए खर्चे की भी सही जानकारी नहीं दी। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में वानखेड़े पर शाहरुख खान से फिरौती वसूलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को क्लीन चिट देने के बदले 25 करोड़ रुपए मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक बाद में यह समझौता 18 करोड़ रुपए में तय हुआ और बतौर एडवांस समीर वानखेड़े को 50 लाख रुपए भी दिए गए थे। हालांकि मामला बिगड़ने के बाद वानखेड़े ने रिश्वत की कुछ रकम वापस कर दी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में इस बात का भी खुलासा किया कि कैसे शाहरुख के बेटे आर्यन को ड्रग्स मामले में फंसाया गया। इस पूरी साजिश में समीर वानखेड़े के साथ 4 और आरोपी भी शामिल थे, जिनमें एनसीबी के 2 अफसर भी हैं। इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने समीर वानखेड़े को समन भी भेजा है और साथ ही सीबीआई ने समीर वानखेड़े का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक वानखेड़े के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। सीबीआई सितंबर 2021 से नवंबर 2021 के बीच समीर वानखेड़े के फोन डेटा की जांच करना चाहती है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना से गिरफ्तार कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन HUT यानी हिज्ब उत तहरीर के 16 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आए 16 आरोपियों में से 8 धर्म बदलकर मुसलमान बने थे, जिसके बाद खुद लव जिहाद और धर्मांतरण के खेल में जुट गए थे। दरअसल मंगलवार सुबह NIA, MPATS और तेलंगाना ATS की संयुक्त कार्रवाई में HUT से जुड़े 16 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। इनमें 10 संदिग्ध भोपाल से, 1 को छिंदवाड़ा से जबकि 5 को हैदराबाद से गिरफ्त में लिया गया। फिलहाल मध्य प्रदेश में गिरफ्तार आरोपी ATS की कस्टडी में हैं और पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 16 आरोपियों में से 8 आरोपी धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुसलमान बन गए थे। भोपाल से गिरफ्तार 10 लोगों में से 5 ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके बाद ये खुद लव जिहाद और धर्मांतरण करवाने लगे। ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके फंसाकर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। फिलहाल HUT से जुड़े संदिग्ध आतंकी 19 मई तक MPATS की कस्टडी में हैं। इस दौरान संदिग्धों से उनके संपर्कों, साजिश और ट्रेनिंग के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसमें लव जिहाद और धर्मांतरण के बड़े खेल की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में HUT गुपचुप तरीके से पनप रहा था और इसके सदस्य आम लोगों के बीच घुल मिलकर काम कर रहे थे ताकि किसी को शक न हो सके। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस कट्टरपंथी और देश विरोधी संगठन से जुड़े हुए लोग किसी बड़ी कार्रवाई की फिराक में थे।
आरोपियों के पास से देश विरोधी दस्तावेज, तकनीकी उपकरण, कट्टरवादी साहित्य और अन्य सामग्री जब्त की गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों पर यूएनपीए और अन्य कठोर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इस्लामिक शरिया कानून लागू करने के लिए इस संगठन ने मध्य प्रदेश में गुपचुप तरीके से अपना कैडर तैयार करना शुरू कर दिया था। संगठन से जुड़े सदस्य युवाओं को मौजूदा शासन के खिलाफ भड़का रहे थे। सरकार को इस्लाम विरोधी बताकर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि प्रदेश में कोई साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ के निकाल के मारेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। अखिलेश यादव ने यूपी निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में अधिकारियों द्वारा नतीजे बदले जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने मामले की जांच कर भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से बाहर किए जाने की मांग की है। जम्मू मेडिकल कॉलेज में फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर दो छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार हिंसा और सांप्रदायिक आग भड़काने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 23वां दिन है। पहलवानों ने 21 तारीख के बाद कोई बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आंदोलन का दायरा बढ़ाने की बात कही। यूपी के हापुड़ जिले में एक साथ 40 बंदरों की मौत ने सबको हैरान कर दिया। फिलहाल बंदरों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने बंदरों के शवों को जांच के लिए भेज दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर निकाली गई जनसंघर्ष यात्रा आज जयपुर में खत्म हो गई। 5 दिनों की यात्रा के समापन के मौके पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें पायलट ने एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं। पायलट ने चेतावनी दी कि अगर इस महीने के आखिर तक मांगे नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, कहानी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। पायलट ने दावा किया कि इस मुद्दे पर उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में नासिक के एक गांव में महिलाएं कुएं के अंदर उतरती नजर आईं। बताया गया कि नासिक के इस गांव में पानी की किल्लत हो गई है और कुएं भी सूख गए हैं। लिहाजा गांव की महिलाएं कुएं के तले तक उतरकर पानी भरने के लिए मजबूर हैं। नासिक के इस गांव में 4 कुएं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सभी कुओं में इतना पानी भी नहीं बचा जिसमें बर्तन डूब सके। यहाँ कुएं के अंदर ही तस्वीर गला सुखा देने वाली है। गांव की महिलाएं काफी दूर पैदल चलकर इन कुओं तक पहुंचती हैं। फिर उनमें 2 महिलाएं बिना किसी रस्सी की मदद के कुएं में उतरती हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि 2 महिलाएं पानी के लिए कुएं के तल तक चली गई हैं, जहां एक जगह पर थोड़ा सा पानी है, मानो जमीन से रिस रिस कर इकट्ठा हो रहा हो। इसके बाद ये महिलाएं डिब्बे की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर पहुंचाती हैं। और पानी के लिए कुएं को घेर कर खड़ी बाकी महिलाएं एक एक कर अपने बर्तन भरती हैं। और नासिक का एक नहीं बल्कि तमाम गांव पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और यहां महिलाओं को चुल्लू भर पानी के लिए हर दिन कुएं के अंदर उतरना पड़ता है, तब जाकर पीने के पानी का इंतजाम हो पाता है। लेकिन बाकी जरूरतों के लिए गांव वालों को पानी खरीदना पड़ता है। तब टैंकर वाले का हमको कॉल करके हम 500 रुपए की टाकी लेकर सब गांव वाले वो टाकी लेते हैं।
हालांकि सरकार के नुमाइंदों का दावा है कि इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे भी गांव में पीने के पानी का प्रबंध कहीं नजदीक का जहां पर भी डैम होगा वहां से पानी लिफ्ट करके पानी पीने के पानी देने का प्रबंध किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। सरकार के इस दावे के बाद भी नासिक के इन गांवों के कुएं हर साल गर्मियों में सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आखिरी बूंद के बचे रहने तक इनका रुख करने को मजबूर हैं।